एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इसको पढ़ने में मज़ा आता है। इसमें हमें जानने को मिलता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है, उन्हें इक्वेट कैसे करते हैं और साथ में कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो क्या हमें कैसे वो रिएक्ट करती हैं विद नेचर, वो भी हमें ये देखने को मिलता है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कोट लिखा है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। ये कोट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये सही बात भी है। काफ़ी बार क्या होता है, लोग जो है फैक्ट्स को साइंस समझ बैठते हैं, जो कि एक गलत बात है। फैक्ट्स अपनी जगह ठीक है, पर साइंस जो है वो फैक्ट नहीं है। तो चैप्टर नंबर हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ डेली लाइफ की सिचुएशंस दी हैं और हमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे लेफ़्ट कर दिया जाए समर्स में तो क्या होगा। भाई अगर दूध हम छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे समर्स में तो वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल जो है वो है आयरन का, जो कि आयरन तवा नेल या फिर पैन है, वो अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के में एक्सपोज्ड हो गया तो उसमें जो है जंग लग जाएगी। वैसे ही ग्रेप्स जो है वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, अगर हमने बाहर उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया तो ग्रेप्स जो है वो फर्मेंटेड हो जाएंगे। फूड जो है वो कुक हो जाता है, जैसे कि डेली लाइफ इसने बताया है। और फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो गया। और जो वी रेस्पायर लिखा है तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही हैं, जो या तो फिज़िकल, इनमें से बहुत सारी चीज़ें या तो फिज़िकल रिएक्शन है या फिर केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमें यही बताया है कि नेचर जो है वो सब्सटेंस को चेंज भी कर देता है। फिर जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में हमें दिखाया है, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो जैसे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो हम जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि वाइट कलर का होता है। फिर यहाँ हमें बताया है कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ये चारों चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। और भी वेरियस काफ़ी सारे सिंबल होते हैं जो कि हमें आगे इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस का। केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं यहाँ पे इसने बताया है। तो जैसे कि फर्स्ट इसने वर्ड इक्वेशन दी है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है। फिर इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। भाई जो LHS साइड है वहाँ पे हम प्लस साइन लगाते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में, और वैसे ही राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वहाँ पे भी हम प्लस साइंस की यूज़ से हम उसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब क्योंकि हम वर्ड इक्वेशन बार बार नहीं लिख सकते, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम उसके सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन फॉर्म कर रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, Mg + O2 फॉर्म MgO। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे यही लिखा है, बस इसको सिंबल के फॉर्म में, फॉर्मूला के उसमें हमने इसे इक्वेट कर दिया।
फिर हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी होती है। तो बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, आगे हमें यही बताया गया है। तो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल के लिए हमें जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसका हमें इसने ये रिएक्शन दी है और अब हमें इसे कैसे जो है हम इसको बैलेंस करेंगे वो बताया है। तो जिंक क्या है? जिंक तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिंक के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में। तो जिंक जो है वो हमारे पास उसका एक ही एटम है और प्रोडक्ट में भी हमारे पास एक ही एटम है जिंक का। फिर है हाइड्रोजन की बात। तो हाइड्रोजन क्या है? 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं। सल्फ़र कितने हैं? 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वली मतलब इक्वल हैं। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फिर इसने हमें यहाँ पे दिया है कि Fe प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2O। ये इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे कि हमने चलो बॉक्स बना दिया, बॉक्स नहीं भी बनाओ तो भी चलता है। सबसे पहले में इसके पास हमारे पास Fe के 1 एलिमेंट हमें मतलब 1 है और जो एटम है इसमें 3 हैं प्रोडक्ट साइड में। फिर हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। अब जो ऑक्सीजन है वो 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 4 हैं। तो हमें क्या बैलेंस करना है? हमें इन तीनों को ही बैलेंस करना है इस इक्वेशन में के लिए। तो अब क्या करेंगे हम? जैसे हमें देखो इसने बताया है कि इनिशियल में क्या करना है, 1 को H2O से वो मल्टीप्लाई कर दो और 4 को Fe3O4 से मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट साइड में। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? 1 इंटू 4 और ये 4 हो जाएगा। तो हमें फिर ये इक्वेशन जो है वो ऐसी देखने को मिलेगी कि Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। अभी यहाँ पे ये पार्शली बैलेंस्ड हुई है। फिर हम इसमें जो है 8 इनिशियल में हम 8 को 4H2O से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट साइड में 2 को H2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2O। अभी भी ये पार्शली बैलेंस्ड हुई है इक्वेशन। अब कंप्लीटली बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है कि 1 जो इनिशियल में 1 को Fe से मल्टीप्लाई करना है और 3 को Fe3O4 से मल्टीप्लाई करना है। बैलेंस करने के लिए 1 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। अब ये जो है ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स 3FeO4 प्लस 4H2O। ये हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड बन गई है इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसके एटम्स जो हैं वो सारे एलिमेंट्स के अब इक्वल हो चुके हैं। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसने बताया है कि जो रिएक्शन है उसमें मतलब इक्वेशन में कौन सी चीज़ क्या है वो भी लिखना होता है नोटेशंस। जैसे कि जो Fe है वो सॉलिड है, H2O जो है वो गैस है, Fe3O4 जो है वो सॉलिड है और 4H2O गैस है। तो हमें ये नोटेशंस भी लिखने होते हैं।
तो जैसे कि ये जो 340 ATM है या सनलाइट क्लोरोफिल है, ये भी इसके नोटेशंस होते हैं जो हमें लिखने होते हैं इन एरोज के ऊपर। फिर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मतलब इस रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। जैसे कि CaO जो कि क्विकलाइम है, वो उसे हमने H2O के साथ में रखा तो CaOH2 जो कि सोक्ड लाइम है वो फॉर्म हुआ, प्लस हीट भी निकल गई। तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में ये मतलब जो रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसके और एग्जाम्पल दिए हैं। एग्ज़ाम में कई बार हमसे ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये पूछ भी लिए जाते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल बताओ, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट जो है वो निकलती है, जिसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है ये लाइन जो है। तो जैसे कि जब लाइमस्टोन मतलब CaCO3 जो है उसे हीट मिली, वैसे ही ये उसी मतलब तो CaO फॉर्म हुआ, मतलब क्विकलाइम, प्लस CO2 जो है वो गैस निकल गई। वैसे ये एक और एग्जाम्पल है इसका यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी दिखाया गया है कि कैसे कैसे होती है। हालांकि ये नहीं आता एग्ज़ाम में, पर फिर भी यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का इनटू सिल्वर में, और क्लोरीन जो है वो लाइट से इवोपरेट हो जाता है। तो वही आप में हमें बताया गया है। और एक और चीज़ बताइए कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी इसी तरीके से बिहेव करता है। साथ में ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी काम में आती है, और ये सवाल भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें मतलब इस रिएक्शन से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में हर साल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं जैसे कि Fe + CuSO4 जो है वो फॉर्म करता है FeSO4 + Cu। मतलब जो Fe जो है वो SO4 के साथ में मिल गया, हाँ, जो Fe है वो SO4 के साथ में मिल गया और Cu को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब अलग हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे ये बताया कि आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और मूव्ड अनदर एलिमेंट।
copper from copper sulfide solution. This reaction is known as displacement reaction. यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए हैं कि भाई जो जिंक है प्लस CuSO4 है, इसने फॉर्म किया ZnSO4 प्लस Cu। तो क्या हुआ कि मतलब जो जिंक है वो SO4 के साथ में जुड़ गया और Cu को अलग कर दिया। और यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में भी बताया गया है कि भाई अगर कोई सब्सटेंस इनसॉल्यूबल है वो एक तो प्रेसिपिटेट कहलाता है, और यहाँ पे हमें उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। तो अगर प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, या तो कोई चीज़ मतलब ऑक्सीडाइज होती है कोई ना कोई चीज़, जैसे कि 2Cu + O2 है, वो हीट में 2CuO बन गया। तो जैसे यहाँ पे हमें बताया है कि जो जैसे कि CuO है और प्लस H2 है, तो ये H2 तो ऑक्सीडाइज हो गया और H2O बन गया, और रिडक्शन में क्या हुआ, CuO से वो Cu बन गया। वैसे ही यहाँ पे कई अदर एग्जाम्पल बताए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो भी सेम बात है, या तो मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोल लो या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोल लो, एक ही बात है। फिर ये हमारे पास लास्ट टॉपिक आ चुका है हमारे इस चैप्टर का, जो कि है हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स आते हैं, एक आता है कोरोजन का और एक आता है रेंसिडिटी का। कोरोजन क्या होता है कि जैसे जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। मतलब जो रेडिश ब्राउन पाउडर जो है वो एक हमारे आयरन पे या आ जाता है तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं। अब जैसे कि सिल्वर जो है, सिल्वर भी कभी कभी हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो कैसे एक काली काली सी एक कोटिंग आ जाती है। तो वो भी यहाँ पे बताया कि भाई द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई कोरोजन की वजह से कार की बॉडीज़, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, ये सब जो हैं डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद में हमें रेंसिडिटी के बारे में बताया है, जैसे कि जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो गए तो हम उन्हें रेंसिड बोलेंगे, या फिर जो स्मेल है, टेस्ट है वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, इसलिए फूड जो है वो ख़राब सा हमें स्मेल होता है। इसीलिए कहते हैं कि फूड को जो है वो एयर टाइट कंटेनर्स में रखें ताकि वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाए। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं किस टाइप से हैं, और कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।